हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सी लैंग्वेज जो कि डेनिस रिची ने दिया 1972 में। उससे पहले हमारे पास लैंग्वेजेस तो थी, बी लैंग्वेज और भी लैंग्वेजेस थी, बट इतनी पावरफुल लैंग्वेज नहीं थी। इसका एम्बेडेड सिस्टम में आज भी बहुत यूज़ होता है, मतलब सी का आज भी एम्बेडेड सिस्टम में इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। हो रहा है, जावा का भी है और भी लैंग्वेजेस का यूज़ हो रहा है, लेकिन सी का भी उतना ही यूज़ हो पा रहा है। एम्बेडेड सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसका। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि बिना सी सीखे दूसरी लैंग्वेजेस सीख पाए। तो सी सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में आती है। सी का आप आगे भी यूज़ कर सकते हो, आप एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में जा सकते हो। गेट में एक बड़ा वेटेज रखती है सी लैंग्वेज, तो हम गेट के लिए भी और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी सी लैंग्वेजेस आना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम इंट्रोडक्टरी क्लास देखेंगे सी लैंग्वेजेस की। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों इसका जनरेशन हुआ, पहले इस पर डिस्कशन करते हैं। क्या ज़रूरत थी हमें लैंग्वेज की? क्या हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे सिस्टम से? हाँ, तो हम सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमें ये लैंग्वेज बनानी पड़ी। क्या दिक्कत थी? अगर दो पर्सन है, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, ये हिंदी जानता है और ये पंजाबी जानता है मान लीजिए। अब ये इससे हिंदी में बोल रहा है, ये इससे पंजाबी में बोल रहा है, तो क्या इन्हें एक दूसरे की बात समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो ये दिक्कत थी यहाँ पे। तो इनका ये था कि क्यों ना हम कोई कॉमन लैंग्वेज यूज़ करें जो ये दोनों समझते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, ये इससे बात करने के लिए इंग्लिश मीडियम का यूज़ करे, देन ये इससे बात करने के लिए इंग्लिश का यूज़ करे, तो ये इसकी लैंग्वेज को ईजिली समझ पाएगा, ये इसकी लैंग्वेज को ईजिली समझ पाएगा। ये डिफरेंस था। तो यही कॉन्सेप्ट लगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ह्यूमन को अपनी बात समझानी थी सिस्टम को। अब सिस्टम कैसे समझे हमारी बात, ये दिक्कत थी। तो क्या था, सिस्टम तो क्या समझता है सर? सिस्टम सिर्फ 0 1 1 0 1 ऐसी लैंग्वेज समझता है। और ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन कैसी लैंग्वेज समझता है? हिंदी, इंग्लिश, इस टाइप की लैंग्वेजेस को समझता है। तो दिक्कत ये थी, अगर हम सिस्टम की लैंग्वेजेस समझाना चाहें, तो फॉर एग्जांपल जैसे एसआई कोड होता है ए का 65, तो 65 को पहले हमें किसमें लिखना पड़ेगा? बाइनरी में लिखना पड़ेगा। देन बाइनरी में लिखने के बाद हम उसको सिस्टम में राइट करेंगे। देन मान लीजिए 66 आता है, 66 को भी हमने बाइनरी में लिखा, देन उसको हम लिखेंगे लैंग्वेज में। लेकिन क्या दिक्कत है, जब हम ये 01 0 0 0 हम कॉन्टिन्यू में लिख रहे होंगे, तो क्या हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि ये 01 ए के लिए है, ये 01 बी के लिए है? नहीं कर सकते। तो इसीलिए डेनिस रिची ने क्या किया कि एक लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई। ठीक है, ताकि ह्यूमन उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने इंग्लिश टर्म्स में लिखे। बाद में जब वो मशीन के पास जाए तो मशीन उस इंग्लिश लैंग्वेज को अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। यही काम हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी बनाई इन्होंने? सी लैंग्वेज बनाई। अब सी लैंग्वेज के कई ड्रॉबैक्स भी थे और कई एडवांटेजेस भी थे। वो हम आगे के क्लासेस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता रहेगा कि क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, किस वजह से C++ आई, किसके बाद फिर फर्दर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जावा क्यों आई, वो सारे डिस्कशन होगा इस पर। तो आज हम सी लैंग्वेज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डेटा टाइप, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेटा टाइप क्या है। तो सबसे पहले जो सी में आता है वो आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप को समझने से पहले हम एक कंटेनर देखते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में पानी स्टोर करना है तो आप, सबकी एक लिमिट होती है, सबका एक फिक्स वॉल्यूम होता है। अब कोई किसी का अगर 5 लीटर की कैपेसिटी है तो वो 5 लीटर ही तो होल्ड कर पाएगा अपने अंदर। 10 लीटर की कैपेसिटी है तो 10 लीटर ही कर पाएगा। इसी तरह डेटा टाइप है, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्री डिफाइंड,
यूजर डिफाइंड। डेटा टाइप, तो प्री डिफाइंड डेटा टाइप में कौन कौन से आते हैं? फॉर एग्जांपल इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, और यूजर डिफाइंड में सबसे कॉमन जो हम देखते हैं वो देखते हैं हम स्ट्रक्चर, यूनियन। तो हम यूजर डिफाइंड की डिस्कशन बाद में करेंगे, हम पहले प्री डिफाइंड ही करते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि सबकी एक लिमिट होती है, ऐसे ही इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये इसलिए इस तरीके का कंटेनर बनाए गए हैं, इनकी भी एक लिमिट होती है। इंटीजर 4 बाइट जैसे हम जनरली जानते हैं, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बताता हूँ क्या है। कैरेक्टर 1 बाइट, फ्लोट 8 बाइट, ऐसे ये स्टोर करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे हम, सी के स्टैंडर्ड कभी भी ये नहीं कहते कि हमारा इंटीजर हमेशा ही 4 बाइट का होगा, हमारा कैरेक्टर हमेशा ही 1 बाइट का होगा। ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कि आपका कंपाइलर उस इंटीजर को कितने बिट का ले रहा है, इस पर डिपेंड करेगा ये चीज़ें, ठीक है। तो ये होता है। देन अब हम बात करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। तो हम एक डेटा टाइप लेंगे, उसको हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो वर्क करता है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो हम एक शॉर्ट इंटीजर लेते हैं, ठीक है। और इसकी साइज हम मान लेते हैं 2 बाइट है। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। तो यहाँ पे कितने बिट होंगे? 16 बिट होंगे। तो इसकी साइज कितनी होगी? 8 + 8 16। इस सेल की पॉसिबिलिटी कितनी है? ये बाइनरी में लेगा, इस पे या फिर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसी तरह इस सेल की पॉसिबिलिटी कितनी है? 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ऐसे हर सेल की पॉसिबिलिटी 0 और 1 है, तो 16 बिट से कितने नंबर जनरेट हो सकते हैं? 65,536 -1। एक तरह से इसको लिख सकते हैं 2⁻16 - 1। यही तो बन रहा है। तो ये कितना बन गया? 65,535। इतने नंबर जनरेट हो सकते हैं, 0 से लेकर 65,536 शॉर्ट इंटीजर में आ सकते हैं। ये होता है इसका मतलब। अगर ये अच्छे से नहीं समझ में आता तो छोटे बिट पे लेकर एक बार देख लेते हैं। अगर 2 बिट है हमारे पास, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? यहाँ पे 0 या 1 हो सकता है, यहाँ पे 0 या 1 हो सकता है। तो 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 0 0 हो सकता है। बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? अगर 0 0 को करना है तो 2⁻0, 2⁻1। तो ये क्या हो जाएगा? 0 × 2⁻1 + 0 × 2⁻0। तो ये क्या हो गया? 0 × 2⁻1 + 1 × 2⁻0। तो ये क्या हो जाएगा? 2⁻0 1 हो जाता है, और 2⁻1 1 2 हुआ, लेकिन 2 × 0 0 हो गया, +1। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। सिमिलरली ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो 2 बिट से कितने नंबर जनरेट कर पाएंगे हम? 4 नंबर जनरेट कर पा रहे हैं। लेकिन काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट है? 0 से लेकर 3 तक स्टार्ट है। तो कैसे निकालते हैं? अगर हमें इसका डायरेक्ट बताना है कि कितने नंबर जनरेट कर सकते हैं, कितने कहाँ तक, तो हम क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2⁻n - 1। ये इसका जनरलाइज फार्मूला होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें पुट करें तो 2⁻2 - 1 कितना हुआ? 2⁻2 4, 4 - 1 3। कितने नंबर जनरेट कर पाए? 0 से 3 तक नंबर जनरेट कर पाए। ये था इसका कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपको 16 बिट में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि हमने साइज़ कितनी ले रखी है? 2 बाइट ले रखी है, ठीक है। और ये डेसिमल टू बाइनरी हम कन्वर्जन देखेंगे और फर्दर देखेंगे कि हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं इन चीज़ों का, 3 बिट का, 4 बिट का,
क्योंकि कभी कभार हमसे ये पूछ लेता है कि कन्वर्जन बताओ। एक और चीज़ होता है सी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शॉर्ट इंट तो हो गया, अब हमारे पास इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो कंप्यूटर साइंस में भी ऐसा कुछ है कि कुछ निगेटिव नंबर्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर हमें निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है या फिर पॉजिटिव को रिप्रेजेंट, जनरली तो हम ऐसे लिख देते हैं, ये क्या होता है, ये बेसिकली साइंड को शो करता है। लेकिन अब दो टाइप के होते हैं ये, कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइंड, एक होता है अनसाइंड। इन दोनों की बातें करते हैं। ठीक है, अनसाइंड नंबर क्या होते हैं? इसमें क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होंगे। साइंड में क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मेरे पास 4 बिट का नंबर है, 4 बिट्स हैं, तो कितने नंबर जनरेट हो सकते हैं इनसे? 2 की पावर 16, इतने नंबर जनरेट, 2 की पावर 4, सॉरी, कितने नंबर जनरेट हो सकते हैं? 2 की पावर 4, कितने हुए ये? 16 हुए। ठीक है, अगर ये सिर्फ अनसाइंड होता तो कितने नंबर जनरेट हो सकते हैं? 16 नंबर जनरेट हो सकते हैं। लेकिन अगर ये साइंड होता, ये कब के लिए है? अनसाइंड। ठीक है, अगर ये साइंड होता, 4 बिट से अगर हम साइंड जनरेट करते हैं तो 2 की पावर 4 नंबर जनरेट हो सकते थे। लेकिन अब ये साइंड है तो मतलब आधे, हाफ क्या होंगे? निगेटिव होंगे और हाफ क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 का आधा डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ऊपर क्या, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 ये क्या होंगे? ये पॉजिटिव नंबर होंगे और ये 2 की पावर 3 क्या होंगे? निगेटिव नंबर्स होंगे। अब ये लिखे कैसे जाएंगे, इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 4, देखो अनसाइंड नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 2 की पावर 3 तक जा रहे हैं, तो 2 कहाँ तक जाएंगे? 2 की पावर 3 माइनस 1। मैंने नंबर बताया, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या फॉर्मूला होता है? 2 की पावर n माइनस 1 तक जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे? 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7, 7 तक जाएंगे ये। ठीक है, यहीं पे अगर ये तो हो गया हमारा साइंड, अनसाइंड, और अगर इसका निगेटिव पार्ट की बात करें तो ये पॉजिटिव पार्ट 0 से 7 जाएगा, और निगेटिव पार्ट की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? माइनस, ये 2 की पावर n से जाएगा, क्योंकि 0 यहाँ इंक्लूडेड है तो यहाँ इंक्लूडेड होगा नहीं, तो ये -1 तक जाएगा। और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 की पावर -8 तक जाएगा, -8 टू -1। ठीक है, ये भी 2 की पावर 3 है। ठीक, तो ये होता है इनकी रेंज। हम जनरलाइज फॉर्मूले की बात करें कि ये आया कैसे, तो एक चीज़ हम हमेशा याद रखेंगे कि अगर साइंड की बात हो रही है तो वो हाफ हाफ में ब्रेक होगा। तो एक जनरलाइज फॉर्मूला याद रखो, अगर 2 की पावर n बिट है तो ये 2 पार्ट में टूटेगी। साइंड के केस में क्या हो जाएगा? एक 2 की पावर n माइनस 1, 0 टू 2 की पावर n माइनस 1 तक होगा, और एक -2 की पावर n 2 -1 तक होगा। तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू या फिर एक दो प्रॉब्लम देखते हैं छोटी सी। हमने शॉर्ट एंड की बात की थी जो कि 2 बाइट का था। लेट एज्यूम किया था हमने, मतलब 16 बिट का था। 16 बिट से कितने नंबर हम जनरेट कर पा रहे थे? हमने बाइनरी में निकालना सीखा था, 65,535।
ठीक है, तो अब ये भी साइंड और अनसाइंड हो सकते हैं, तो 2 की पावर 16 अगर साइंड और अनसाइंड में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और अगर 2 की पावर 16 सिर्फ अनसाइंड नंबर है तो कितने नंबर जनरेट कर पाएगा? 65,535 जनरेट कर पाएगा। लेकिन अगर साइंड है तो कितने जनरेट कर पाएगा? 2 की पावर 15 और 2 की पावर 15, तो 2 की पावर 15 कितना होता है? 32, 7, 6, 8 होता है असलियत में 2 की पावर 15। लेकिन ये क्या है? तुम्हारा पॉजिटिव साइन को शो कर रहा है, तो कितना होगा? 2 की पावर n-1 तक होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 32, 7, 6, 7 ये हो जाएगा। और ये कितना नंबर जनरेट करेगा? ये नंबर जनरेट करेगा माइनस से लेकर 2 की पावर n तक, मतलब 32,768, 2 कहाँ तक? -1 तक, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें कि ये क्या कहना क्या चाहता है, तो वो देखते हैं हम। ये बेसिकली मैंने क्यों बताया है उसके थ्रू एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इनको ट्रेस करने का तरीका होता है कि हम दो सर्कल बनाते हैं। एक शो कर रहा होगा मेरा अनसाइंड, एक होगा साइंड, ठीक है। अनसाइंड नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से लेकर 1, 2, 3, यहाँ कहीं क्या होगा? 7 होगा, देन यहाँ आगे आएगा, ऐसे चलते चलते यहाँ पे लास्ट में क्या होगा? 65, 35, ठीक है। क्योंकि 0 से स्टार्ट था, होना चाहिए था 2 की पावर 16, कितना होता है? 65,536, लेकिन होगा कितना? 65,535, ठीक है, -1 एक होगा। ये अनसाइंड था। अब साइंड वाले को देखें तो साइंड वाला भी स्टार्ट तो 0 से होगा, ठीक है। देन ये आगे बढ़ेगा 1, 2, कहाँ तक जाएगा? यहाँ पे कहीं होगा ये 32,700 ये होगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हम इसको -1 से यहाँ से करेंगे, -1, -2, -3 ऐसे चल के ये कहाँ तक जाएगा? -32,768 तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब कोई मुझसे कहता है कि आपको एक वैल्यू दे रखी है शॉर्ट इंटीजर, ठीक है। ए बराबर कोई वेरिएबल है, ये ए बराबर 3, 2, 7, 6, 8, ठीक है। और आगे लिख रखा है अनसाइंड, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं इसको 16 बिट का ही मानूं, मतलब 2 बाइट का मानूं, तो क्या इस सर्कल में ये कवर हो रहा है? हो रहा है ना, क्योंकि ये जा रही है 65,535 तक। तो क्या ये आउट ऑफ द सर्कल हुआ? नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या आएगा? सेम यही आएगा मेमोरी में, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 65,536 का आंसर क्या होगा, तो आप सर्कल में पूरा घूमे, 65,535 यहाँ आया, देन 65,536 कहाँ आएगा? 0 पर आएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 65,535 तक तो इस सर्कल में लाई करता है, लेकिन ये एक सर्कल है। अगर यहाँ पर वैल्यू एक्सटेंड कर गई तो अब कहाँ जाएगा? वो राइट साइड जाएगा, अपने राइट साइड जाएगा। तो 65,535 यहाँ आया, 36 यहाँ आएगा, 37 1 पर आएगा, तो इसका आउटपुट जो आएगा ना वो 1 आएगा, ठीक है। ये था। अब साइंड का 1-2 एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, जब भी निगेटिव नंबर होगा हम एंटी क्लॉक चलेंगे, जब भी पॉजिटिव नंबर होगा हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है।
अगर अब आपसे कोई कह दे कि साइंड है शॉर्ट, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट कैसा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ आगे तो शॉर्ट इंट कैसा होगा, साइंड होगा हमेशा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे साइंड वैल्यू ले लेते हैं 32768, तो इसका आंसर क्या आएगा, कहाँ तक चला, 0 से लेकर 32767 तक चला। आफ्टर दैट एक और आगे बढ़ा तब 68 आया, लेकिन उसके बाद क्या है, ये निगेटिव हो जा रहा है, तो निगेटिव हो जा रहा है तो अब आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा आंसर। जो आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा -32768, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह अगर निगेटिव में चल रहे होते -32769 लिख देता तो आंसर क्या आ जाता, 32767 आंसर आ जाता, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके मेमोरी का डिस्कशन कर लेते हैं। ये ए क्या है, ये वैल्यू क्या जा रही है, ये क्या होता क्या है। बेसिकली होता क्या है कि हम जो कोड लिख रहे होते हैं, जैसे हैश इंक्लूड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये सब जो भी इस फाइल में लिखा होता है वो 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, मेमोरी में जाता है। तो मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी हमारी डिवाइडेड होती है, कुछ चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रहती है, कुछ जब हम प्रोग्राम करते हैं तो रैम में लोड होती है चीज़ें। तो क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन असाइन होती है, और ये जो ए होता है ये हमारा बताता है कि इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, ए। इसका कुछ एड्रेस होता है, सी का और C++ का ये एक ड्रॉबैक था कि हम उसको एड्रेस एक्सेस कर पाते थे, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर इसका 2000 इसकी कोई लोकेशन है, उस पर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, उस पर वैल्यू पड़ी हुई है 32768, लेकिन ये था क्या, हमारा शॉर्ट इंट था, और हमने क्या मान रखा था, 2 बाइट का मान रखा था, तो वो इसको तो स्टोर कर नहीं पाएगा। तो स्टोर उसने क्या किया होगा, जो वो हमें आउटपुट देगा वो कन्वर्ट करके आउटपुट ये देगा, क्योंकि ये कैसा है, साइंड है, और साइंड हमने देखा कि नेगेटिव साइकिल्स भी होती हैं उसमें, तो वो साइकिल नेगेटिव में जा रही है, तो ये आंसर हमें जो आउटपुट देगा वो नेगेटिव देगा। तो ये मेमोरी लोकेशन का एक छोटा सा वो था, ये हम इस देखेंगे जब हम रजिस्टर वेरिएबल, ऑटो वेरिएबल्स, इन सब की बातें करेंगे, तो हम थोड़ा सा मेमोरी में उस टाइम बात करेंगे। अब बात करते हैं शॉर्ट की। एक ये डेटा टाइप है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इसको लिखने के कई तरीके हैं, जैसे हम सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं, ये भी वर्क कर जाता है, ये भी सही तरीका है लिखने का। और अगर अनसाइंड है तो अनसाइंड लिखेंगे, साइंड है तो साइंड लिखेंगे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा क्या होते हैं, डेटा टाइप साइंड होता है। ये सारे ही डिक्लेरेशन सही हैं। ठीक है, तो ये सारे ही डिक्लेरेशन सही है। सी में अब प्रोग्रामिंग की तरफ अगर हम चलते हैं तो उसमें प्रिंट एफ होता है, स्कैन एफ होता है। तो अब ये कैसे पता चलता है कि हम इंटीजर दे रहे हैं, कैरेक्टर दे रहे हैं, तो ये हमें पता चलता है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर से। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल %t, ये क्या प्रिंट करता है, इंटीजर के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। %c कैरेक्टर के लिए, %f होता है, ऐसे और भी होते हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है स्कैन एफ, एक होता है प्रिंट एफ। स्कैन एफ क्या होता है,
ये इनपुट टेक करने के काम में आता है, लेने के काम में आता है, और ये आउटपुट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब परसेंटाइल डी, अगर हमें इंटीजर इनपुट लेना है तो परसेंटाइल डी लिखना पड़ता है, आउटपुट प्रिंट करना है तो परसेंटाइल डी प्रिंट करना पड़ता है, परसेंटाइल डी लिखना पड़ता है। तो एक छोटा सा कोड हम देखते हैं, डमी कोड, कैसे ये वर्किंग हो रही है। हैश इंक्लूड stdio.h एक हेडर फाइल है, इसके अंदर ही आपका डिक्लेरेशन है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इन सब के डिक्लेरेशन है, और भी बहुत चीज़ें इसमें डिक्लेयर्ड हैं जिनका हम यूज़ करते हैं कोड लिखते वक्त। ठीक है, तो एक ये जर्नल सिंटैक्स है जो मैं लिख रहा हूँ, void main। अब इस void की जगह आप इंटीजर लिख सकते हो, फ्लोट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बस वहाँ पे अगर आप यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप दे रहे हो तो आपको रिटर्न कराना पड़ेगा, ये मैंडेटरी होता है। तो अभी ये जर्नल कोड है तो हम void लेकर चल रहे हैं। अगर हमें कुछ डिक्लेयर करना है, मान लेते हैं इंटीजर वेरिएबल है, a इक्वल टू 10 है, इंटीजर b इक्वल b मान लेते हैं। अगर हमें कुछ इनपुट लेना है यूज़र से, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ये क्या करता है, जहाँ पे ये जब तक b नहीं लिखा था तब तक इसको मेमोरी असाइन नहीं हुई थी। जैसे ही हम डेटा टाइप के बाद कोई वेरिएबल लिखते हैं उसको मेमोरी असाइन हो जाती है, तो b को कहीं ना कहीं मेमोरी असाइन हुई होगी। ठीक है, हम चाह रहे हैं उस मेमोरी एड्रेस पे जाकर, मान लेते हैं 2000 पे असाइन हुई है, तो उस मेमोरी एड्रेस पे जाकर हम यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम कुछ वैल्यू डालना चाह रहे हैं, तो हम इनपुट इसके थ्रू लेते हैं। फिर एक होता है प्रिंट एफ, ये क्या करता है, ये हमें आउटपुट देगा हमारी कंसोल स्क्रीन पर। तो ये एक जर्नल प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये एक जर्नल फ्लो था। इसमें क्या होगा, मेमोरी में दो वेरिएबल बनेंगे a और b नाम के। a की मेमोरी लोकेशन 1000 है, तो 1000 पे कौन सी वैल्यू पड़ी होगी, 10 पड़ी होगी। यहाँ से फिर b चला, b की एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई, लेकिन उस पर भी कोई वैल्यू नहीं पड़ी होगी क्योंकि यहाँ पे हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। हमने यूज़र से वैल्यू टेक किया, परसेंटाइल d लगाया क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए थी। परसेंटाइल एड्रेस ऑफ b पर क्या गया, एड्रेस ऑफ b पर जो भी वैल्यू यूज़र लेगा, मान लेते हैं 20 लिया। ठीक है, देन हमने क्या किया, हमने हमारी जो स्क्रीन होगी, हमें जो कंसोल पे दिखेगा वो क्या दिखेगा, हमने प्रिंट कराया है a और b को, तो पहले a दिखेगा देन b दिखेगा, ये आएगा हमारा आउटपुट। ये एक जर्नल फ्लो था प्रोग्रामिंग का।